हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम करेंगे सीटेट में पूछे गए पीवाई क्यूज़ को। सीटेट में 10 जनवरी 2022 को सीडीपी के पीवाई क्यूज़ को हम करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और ये कथन किसके बारे में कह रहा है? ये विकास के बारे में कह रहा है। तो विकास को हम डेवलपमेंट भी कहते हैं। विकास के बारे में सबसे पहले हम मुख्य बात जान लेते हैं। ऑप्शन ए को पढ़िए। कह रहा है कि विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। ये बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट जो है क्या होता है? एक सीरीज में होता है, एक तरीके से होता है और व्यवस्थित होता है, सिस्टमेटिक होता है। विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। देखिए, ये केवल वर्ड जहाँ रहे ना, ये प्रॉब्लम कर देता है। यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि विकास जो है ना, आनुवांशिकता पे तो प्रभावित होती ही है, साथ में इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, आसपास का माहौल। तो किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट डिपेंड करता है आनुवांशिकता और उसके पर्यावरण पे। लेकिन यहाँ कहा है कि केवल आनुवांशिकता पे। यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी पढ़ते हैं। कह रहा है कि विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। बिल्कुल सही बात है। जितने भी क्षेत्र हैं वो क्या है? जैसे कि लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, सब क्या है? अगर सब में आप विकास देखोगे तो सब कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। विकास के सभी क्षेत्र क्या है? एक दूसरे पर निर्भर हैं। विकास की गति व्यक्तिगत होती है। देखिए, अलग अलग लोग के लिए विकास की गति क्या होती है? व्यक्तिगत होती है, पर्सनल होती है। सबका विकास एक जैसा नहीं हो सकता है। तो डेवलपमेंट क्या? पर्सनल होता है। अब फिर से प्रश्न पूछिए। आपसे क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी सही नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में जो हम लोग लैंग्वेज लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, उसके संदर्भ में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? कौन सा चरण संवेदनशील है? प्रारंभिक बाल अवस्था क्या है? ये एक ऐसा चरण है जो कि भाषा अर्जन के संदर्भ में बिल्कुल क्या है? संवेदनशील चरण है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या कह रहा है कि डैश और डैश। अब डैश की जगह में हमको भरना है यहाँ ऑप्शन से, और डैश बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। देखिए, एक तो होता है क्या? प्राथमिक कारक, एक होता है द्वितीयक कारक। इसी तरह से प्राथमिक कारक में कौन आ जाएगा? परिवार आ जाएगा और आस पड़ोस आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा कि द्वितीय कारक बताइए, तो स्कूल और धर्म क्या हो जाएगा? बच्चों के लिए द्वितीय कारक हो जाएगा। परिवार, ऑप्शन डी में देखिए परिवार है, तो ये भी नहीं होगा, ये द्वितीय कारक नहीं, ये क्या है? प्रथम है, प्राथमिक कारक है। यहाँ पे धर्म और अभिभावक, अभिभावक क्या हो जाएगा? ये भी प्रथम में आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। परिवार ऑप्शन ए में है, तो ये क्या हो गया? प्राथमिक हो गया। लेकिन ऑप्शन सी को जब आप देखिएगा तो इसमें क्या है? स्कूल और धर्म। तो स्कूल क्या हो गया? द्वितीय कारक, और धर्म भी क्या हो गया? द्वितीय कारक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? किस अवस्था में बच्चे संरक्षण कर पाते हैं? संरक्षण का मतलब समझते हैं सबसे पहले। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई ग्लास दिए, छोटा सा ग्लास में आपको चाय दिए बच्चे को, और चाय उतना ही दे रहे हैं, एक बड़ा ग्लास में दिए, तो बच्चा क्या करेगा कि बड़ा ग्लास वाला चाय लेगा, जबकि दोनों ग्लास में चाय क्या है? सेम ही है। तो बच्चों को ये पता नहीं है, संरक्षण का ज्ञान नहीं है। ये किस अवस्था में होता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस अवस्था में होता है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, कौन सा अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो इसमें हमें क्या नहीं करनी चाहिए? इसमें हमें ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। देखिए, जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो वो वाला सवाल हम क्यों देंगे भाई? अगर हम वो देते हैं तो बच्चे को तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि बच्चे किस अवस्था में है? मूर्त वाले अवस्था में है। हम उसको अमूर्तता मतलब, मूर्त मतलब जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है, टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। अमूर्तता मतलब इमेजिनेशन, कोई चीज़ के बारे में इमेजिन करना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने
आप से बातचीत करते हैं। 4-5 साल के बच्चे क्या करते हैं, अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। तो वाइगोस्की जो साइंटिस्ट थे के अनुसार यह वाक्य, वाइगोस्की के अनुसार क्या कह सकते हैं हम, वाइगोस्की कहता है कि उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। वो जो अपने आप से बात करता है तो उससे क्या होता है कि उनकी सोच जो है नियमित करने में मदद करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पे ही तो डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि सांस्कृतिक वहाँ का अच्छा नहीं है, समाज अच्छा नहीं है, तो उसका डेवलपमेंट भी, व्यक्तिगत विकास भी क्या होगा, घटिया होगा, कम होगा, बेकार होगा, के बिना नहीं समझा जा सकता है। कौन कहा था इस बात को, तो लेव वाइगोस्की साहब कहे थे कि किसी का भी व्यक्तिगत विकास को जो है अगर समझना है तो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कुछ विकास के स्तर दिए थे, तो कह रहा है नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या नहीं। कौन से स्तर पे, तो अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ये कौन सा स्तर है, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है। हावर्ड गार्डनर ने क्या दिए थे, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख कौन सा ऑप्शन कर रहा है, तो जब आप ऑप्शन डी को पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से पढ़िए ऑप्शन डी को, क्या कह रहा है कि समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने, कोई भी समस्या उसको तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने एवं मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करने की क्षमता। गणित की बात क्या है, किसकी बात कर रहा है, गणित तर्क का, तो यही आंसर डी हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। मान लीजिए कोई प्रगतिशील कक्षा है तो वहाँ पे अधिगम जो है लर्निंग कैसे होगा, अंतःक्रिया वह संवाद द्वारा होता है। एक दूसरे से क्या करते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो उस तरह से क्या होता है, हमारी लर्निंग होती है। तो 10 का क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। कथन देखिए ये क्या हो गया, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। क्यों भाई, लड़कियों से हम क्यों अपेक्षा कम रखें, ये तो गलत बात है ना। उससे भी हम अपेक्षा ज़्यादा रखेंगे और उनको भी पढ़ाएंगे। तो गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। लड़की लड़का सब बराबर है। रीजन क्या दे, इसका रीजन क्या दे रहा है, तर्क क्या दे रहा है कि लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती। हे भगवान, मैंने पर्सनली ऐसे ऐसे लड़कियों को जानता हूँ। एक मैम थी साइंटिस्ट, उन्होंने 80 डिग्री मैथ्स में ले रखा था, 80 तरह का प्राइज। तो ये फालतू की बातें कौन कर रहा है, तो रीजन भी क्या हो गया, बिल्कुल गलत है। चलते हम अपने ऑप्शन पे कि कहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों गलत है। तो आप पाएंगे कि ऑप्शन डी में क्या है, असर्शन और रीजन दोनों गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। देखिए राष्ट्रीय एनईपी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये बल किस पे देती है, बहुभाषीयता पे। बहुभाषीयता मतलब जहाँ पे ऐसी कक्षा जहाँ पे बहुत सारी भाषा का यूज किया जाता हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि अधिगमकर्ताओं यानी कि स्टूडेंट सब जो सीखने वाला व्यक्ति है, अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। मूल्यांकन इसलिए करते हैं ना ताकि क्या हो कि बच्चे के पास क्या समस्या है, उसको सीखने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको मदद कर पाए, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है। देखिए आज कितना अच्छी बात मैं बता रहा हूँ। मूल्यांकन मतलब किसी को जज करना नहीं है, इसका मतलब अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। जैसे हमको पता चला कि उसका मूल्यांकन किया, हमको पता चला कि उसको 2 जोड़ 2 नहीं आता है, तो उसको हम क्या करेंगे, मदद करेंगे, सिखाएंगे। तो आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से
कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? एक ऐसा प्रश्न जिससे कि क्या होगा कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा, आपका सोच डेवलप होगा, इसी कहते हैं समालोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग। कौन सा प्रश्न? ये देखिए बी ऑप्शन, 328 को 984 से गुना करो। ये सब क्या हो गया? रटा हुआ चीज़ हो गया, इसमें कोई समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात नहीं है। कौन से प्रश्न? ऑप्शन डी को पढ़िए ना, कितना बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव व विश्लेषण करें। जब हम शहरीकरण और वैश्वीकरण की बात करेंगे कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव पर विश्लेषण करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप होगा। तो आंसर डी। आपसे अगर प्रश्न पूछे कि अधिगमकर्ताओं यानी कि जो स्टूडेंट लोग होते हैं या कोई भी होते हैं जो अधिगम कर रहे होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, कि व्यक्तिगत मतलब पर्सनल जो उसका विभिन्नता होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, को ध्यान में रखने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? मान लीजिए कोई बच्चा तेज है, कोई भुजगोल है, कोई मध्यम है, उसको व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए कि हम अधिगमकर्ताओं से ही पूछ ले कि वो किस लेवल पे, पहले हम जांच ले, ठीक है, एक पूर्व अनुभव ले ले, फिर क्या करना है, उनको संचयन करना है, फिर उसको उसी अकॉर्डिंग हम आगे बताएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा मतलब क्या हो गया? एक ऐसा कक्षा जिसमें सबका क्या हो? सहभागिता हो, सबका क्या हो? डेवलपमेंट हो, सबके लिए गोरा काला अलग अलग धर्म, लंबा छोटा भुजगोल तेज सब पढ़े वैसे कक्षा क्या बोलते हैं? समावेशी कक्षा कहते हैं। तो समावेशी कक्षा के बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि विद्यार्थी समतापूर्ण तरीकों से पढ़ते हैं और विकसित होते हैं। वहाँ पे क्या होता है? सब समतापूर्ण तरीके से पढ़ते हैं और विकसित होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर आप पढ़ते होंगे प्राइवेट स्कूल में तो आपको पता चला होगा कि आपके प्राइवेट स्कूल में कुछ सीट जो है ना कमज़ोर रूप से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या है? प्रिजर्व है। वो फीस नहीं देते तब भी पढ़ पाते हैं, क्योंकि सरकार जो है ना एक नियम लागू की है। क्या लागू की है? कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार नियम राइट टू एजुकेशन अधिनियम क्या है? 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? इसमें देखिए शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के खंड 12 में क्या कहा गया है कि निजी विद्यालयों में आरक्षण, प्राइवेट स्कूल में कुछ बच्चों के लिए जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए सीट वहाँ पे क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे जा करके शिक्षा ले सकते हैं बिना किसी फीस दिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता से सीधे प्रभावित करती है? देखिए गणित गणना मतलब कैलकुलेशन करना, और देखिए चारों ऑप्शन में से कैलकुलेशन कहाँ लिखा हुआ है? डिसकैलकुलिया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विविध शिक्षण मतलब अलग अलग तरह के पढ़ाई लिखाई शिक्षण लर्निंग आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? विविध शिक्षण मतलब अलग अलग तरह के पढ़ाई लिखाई हो गया कि आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? तो लचीला पाठ्यक्रम। जब पाठ्यक्रम लचीला होगा तो अलग अलग तरह के शिक्षण, विविध शिक्षण हो पाएगा, क्योंकि सब बच्चे समझ पाएंगे और सबकी आवश्यकता को पूरी की जा सकती है लचीला पाठ्यक्रम के द्वारा। देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की बात कर रहा है, मतलब टैलेंटेड बच्चा जो होता है, जो कि होशियार होता है जिसको बोलते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति होती है? जैसे देखिए आप मान लीजिए कि जो बच्चा उतना अच्छा नहीं उसको पढ़ा रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो उसी क्लास में उसको भी वही पढ़ा रहे हैं तो उसको मज़ा नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें एक रणनीति, प्रभावी रणनीति बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें कि उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें जिसमें कि चैलेंज हो, उसको मज़ा आएगा चैलेंज भरा काम करने में, और हाई लेवल की चीज़ें हो, उच्च क्रम के कार्य उनको सौंपे। ऑप्शन बी। विद्यार्थी में अधिगम को सुसाध्य करते समय, मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, अधिगम कर रहा है, उसको सुसाध्य करते समय, सिस्टमेटिक करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? किस रणनीति से बचना चाहिए? अगर हम बच्चे का अधिगम सुसाध्य कर रहे हैं तो निष्क्रिय नकल, कहता है ना नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो नकल भी करना तो एक्टिव नकल करना है, सक्रिय नकल।
निष्क्रिय नकल करेंगे तो छाप रहे हैं, पता चला वो कॉपी अगर अपना लास्ट में काट रहा है गलत लिख के, तो हम भी लास्ट में ऐसे ऐसे काट रहे हैं, तो वही हो गया निष्क्रिय इनएक्टिव नकल करना। तो इससे क्या होना चाहिए, हमको बचना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, डी। अर्थपूर्ण अधिगम मतलब कैसा लर्निंग, जिसका कोई मीनिंग हो, को सुसाध्य करने हेतु, सुसाध्य मतलब सिस्टमेटिक करने हेतु, समझने लायक बनाने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। जो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है, तो विस्तारण। सूचना आईटी से क्या करते हैं, हम विस्तार करते हैं ना, घर बैठे बैठे हमें सब पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये प्रश्न देखिए, एज ए टीचर आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं कि एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले, अगर आप जा रहे हैं नया विषय पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए क्या जानना जरूरी है, सबसे पहले बच्चे पहले से क्या जानते हैं, यानी कि बच्चों के स्तर को जानना जरूरी, कि बच्चे को कहाँ तक आता है, फिर वहाँ से हम उसको आगे ले जाएंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। समान भ्रांतियाँ, ये भी जानने की ज़रूरत है एज ए टीचर कि बच्चे कहाँ गलती करती हैं, क्योंकि मान लीजिए कि बच्चे ने कहीं गलती किया और आपको लगा कि ये समान भ्रांतियाँ नहीं, आप उस पर भड़क जाएंगे, जबकि वो क्या है, समान भ्रांतियाँ आम बच्चों, सब बच्चों से होता ही है, आपसे भी बचपन में हुआ होगा। तो समान भ्रांतियों को जानना जरूरी है। विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएं, देखिए कोई भी विषय अगर वो सीखना चाहता है तो उसका पहले जो है क्या अपेक्षा है, वो क्यों सीखना चाहता है, तो उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली, उससे पूछेंगे कि उसको कैसे पढ़ना पसंद है। अधिगम पसंदीदा अधिगम शैली मतलब, जैसे मैं क्या पूछता हूँ बच्चों से, क्या आपको प्यार से पढ़ना है या मार से पढ़ना है, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि हमको प्यार से पढ़ना है। इसका मतलब उसका अधिगम शैली क्या है, प्यार से पढ़ने का। तो ये उसका पसंद है, तो ये भी हमको जानना जरूरी है। तो ए बी सी डी किस में है, ऑप्शन डी को देखिए, चारों सही सिर्फ डी में है, तो डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम, कैसा, कंट्रास्टिक उपागम जो हो गया, के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। जब भी संरचनात्मक की बात आए, कैसे संरचनात्मक उपागम हो सकता है, जब हम पूछताछ करेंगे, पूछताछ आधारित शिक्षा करेंगे, तो क्या होगा कि संरचनात्मक उपागम होगा, बढ़ोतरी होगा, कंट्रास्टिक बोलते हैं क्या, तो ऑप्शन बी। एक शिक्षिका विद्यार्थी, क्या कर रहा है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन, मतलब स्वयं की चिंतन, अपने बारे में सोचना, अपने सोच के बारे में सोचना कि हम क्या सोच रहे हैं, स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है, कि जो तुम सोच रहे हो स्वयं की चिंतन, उसमें प्रतिक्रिया क्या हो रही है के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान कर रही है। देखिए इसको मेटाकॉग्निशन बोलते हैं, मतलब अधिसंज्ञानात्मक। इसमें क्या होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में सोचना। क्योंकि हम मान लीजिए उसको पीट दिए, भाई साहब उसको पीट दिए, तो क्या सही था या गलत था, उसका एनालिसिस बैठ के जो करते हैं वही क्या हो गया, अधिसंज्ञानात्मक हो गया, सोचने के बारे में सोचना। तो मेटाकॉग्निशन इसमें यही नहीं कर रहा है विद्यार्थी कि अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने के लिए कह रही है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में, उसको यादगार तरीके से और सार्थक भागों में, मतलब कि उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, भागों में समूहित करके याद करने की रणनीति को क्या कहते हैं। देखिए आप क्या कर रहे हैं, लंबी श्रृंखला को क्या कर रहे हैं आप, सार्थक भागों में बांट रहे हैं, सार्थक समूह में बांट रहे हैं, तो उसका खंडीकरण कर रहे हैं आप, उसका खंडन कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, क्या कह रहा है कि नए स्पष्टीकरण तैयार करना, नया स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल, जैसे कि हम पहले कोई लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना। जैसे कि हम क्या कोई नियम सीखे, उसके सरल अनुप्रयोग से परे जाना, मतलब उसका ऊपर लेवल पे यूज करना, और परिणामों का मूल्यांकन करना, जो परिणाम आया उसका मूल्यांकन करना, निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे आगे समस्या है और हम उसका क्या कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। तो 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी एसर्शन और रीजन का प्रश्न है। एसर्शन क्या कह रहा है, अभिकथन सुनिए, कह रहा है कि शिक्षकों को
किसी संप्रदाय से संबंधित कोई कंसेप्ट अगर शिक्षक पढ़ा रहा है से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों, उसके दौरान जो विद्यार्थी अगर कोई भ्रांति आ गया, उसके मन में कोई डाउट आ गया, तो और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। नहीं, अगर उपेक्षा नहीं, अपेक्षा करनी चाहिए। अगर आप शिक्षक को कोई कंसेप्ट आप पढ़ा रहे हो, उससे संबंधित विद्यार्थियों में अगर भ्रम आ गया है और वैकल्पिक अवधारणा की उपेक्षा नहीं, हमें क्या करना चाहिए, अपेक्षा करनी चाहिए। हमें उसे उन भ्रांतियों को दूर करना चाहिए और वैकल्पिक अवधारणा अगर वो कहीं हो सकता है, एक सवाल एक तरीके से ना बने तो उसको दूसरे तरीके से बताना, वैकल्पिक अवधारणाओं के द्वारा समझाना। तो असर्शन क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, उपेक्षा नहीं अपेक्षा करनी चाहिए, तो ये गलत। रीजन पढ़ते हैं। कारक, भ्रांतियां अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है। भ्रांतियां अत्यंत गलत होती है, नहीं, कई दफ़ा भ्रांतियां जो होना अत्यंत गलत नहीं, स्वाभाविक होती है, भ्रांतियां होना स्वाभाविक होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है। नहीं, तर्कहीन चिंतन नहीं, वहाँ पे हम तर्क करते हैं, वहाँ पे तर्क होती है, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि तर्कहीन कहा है। सही विकल्प चुने। देखते हैं कहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों रॉन्ग है। तो हम पाते हैं कि ऑप्शन डी में क्या है, ए एंड आर दोनों गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। संवेगों से संबंधित, किसी से संबंधित, संवेगों से संबंधित, इमोशन से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। कैसा सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, संज्ञानात्मक और भावनात्मक, अगर हम बात करें, भावनात्मक मतलब जो हम भावना से करते हैं, संज्ञानात्मक मतलब हमारे संज्ञान में जो है दिमाग और दिल की बात कर रहा है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि संबंध को किस तरह देखते हैं। दोनों एक दूसरे से क्या है, गुथे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए, मतलब दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ऐसा नहीं कि संज्ञानात्मक और भावनात्मक के संदर्भ बहुत अलग होते हैं। जैसा हमारा दिमाग होता है, हमारा दिल भी उसी तरह काम करता है। तो 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे, 30 नंबर पे। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। विद्यार्थी है ना, सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, वो मोटिवेटेड अपने आप को फील करते हैं जब कार्य डैश होता है। कार्य कैसा होगा, आप ही को मजा कब आता है, जब आप उससे क्या करते हैं, उनकी वास्तविक दुनिया से, आप ही किसी चीज़ में तब मजा लेने लगते हैं जब क्या हो, वो उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ी हो। काल्पनिक बातों जब हम करते हैं तो हमें उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन विद्यार्थी सीखने के लिए तब प्रेरित महसूस करेंगे जब कार्य डैश हो, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ी हो। दोस्तों, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वैसे आप सर्च कर सकते हो CTET, वहाँ से आप इसके PDF को एक्सेस कर सकते हो। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।